इससे पहले हम सर्च प्रॉब्लम्स पढ़ चुके हैं और हमने देखा था कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम आएगी, अगर एजेंट को कोई भी काम करना होगा तो उस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट कर देते हैं एक सर्च प्रॉब्लम के अंदर। और हमने फिर स्टडी किया कि सर्च प्रॉब्लम में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम स्टेट्स बना देते हैं और एक्शंस बना देते हैं, और फिर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ हम मूव करते हैं बेस्ड ऑन दोज एक्शंस। और फिर अगर हम सोर्स से या स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट पर एंड स्टेट तक पहुंचने में कामयाब हो गए, तो जो हमारा सीक्वेंस होगा, जिसको कि पाथ कहते हैं, या वो हमारे प्लानिंग का हिस्सा होगा। तो जो हमारे एआई के एजेंट्स हैं वो बेसिकली इसी तरह से प्लानिंग करते हैं कि वो सर्च प्रॉब्लम जो हमने डिज़ाइन किया है, जो हमने डिफाइन किया हुआ है, उसके अंदर स्टार्ट स्टेट से एंड स्टेट तक, गोल स्टेट तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। उसके लिए फिर हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज देखी। हमने देखा कि अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस भी हो सकती हैं, उसके एल्गोरिथम्स को हमने स्टडी किया। और फिर हमने इन्फॉर्म्ड सर्चेस को देखा कि इन्फॉर्म्ड सर्चेस ज़्यादा बेहतर हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम अप्रोचेस जो थी उसके अंदर एक कॉमन चीज़ थी कि ये अप्रोचेस डिटर्मिनिस्टिक हैं। डिटर्मिनिस्टिक मतलब ये है कि जब आप एक स्टेट से स्टार्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप यहाँ स्टेट एस से स्टार्ट आपने किया है और कोई आपने एक्शन लिया है, तो आपने खामखा जो है स्टेट, अगली स्टेट पे जो सक्सेसर स्टेट है ए, उसी के ऊपर पहुंचना है। तो इस हिसाब से ये डिटर्मिनिस्टिक कहलाती हैं और इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि एक स्टेट से अगली स्टेट ए ही आएगी हर हाल में। लेकिन जो हमारे पास रियल वर्ल्ड है वो इस तरह से काम नहीं करती। रियल वर्ल्ड में चीज़ें जो होती हैं वो स्टोचस्टिक होती हैं, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती। उनके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है। ये नहीं होता कि हम एक स्टेट से एक एक्शन लेंगे तो खामखा हम दूसरी स्टेट में ही पहुंचेंगे। एस से आपने एक्शन लिया ए, तो आप एस प्राइम पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि रियल वर्ल्ड के अंदर ये होता है कि अगर आपने स्टेट एस से कोई एक्शन लिया तो वो उसके रैंडम नतीजे निकल सकते हैं। आप एस वन पे भी जा सकते हैं और एस टू पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वीकेंड है और आप किसी माउंटेन का व्यू लेना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उस माउंटेन के टॉप पे आप बहुत ही लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में पहुंच जाएं, तो उसके लिए फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कुछ लोग प्रेफर करेंगे कि वो बाइक पे चले जाएं, कुछ बाय कार जाना पसंद करेंगे, या किसी के पास कार नहीं है तो वो मेट्रो सर्विस या फिर इन ड्राइव को बुक करा सकता है। और किसी के पास ऑप्शन मौजूद हो सकता है कि वो फ्लाई करके वहाँ टॉप पे पहुँचना चाहे। तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में जैसे मैंने बताया कि चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती। बाइक का टायर, आपने बाइक निकाली है, टायर फ्लैट हो गया है फॉर एग्जांपल, और आपने ड्राइव किया है, रास्ते में ट्रैफिक आ गई है, या आपको मेट्रो मिल नहीं रही, आज मेट्रो की स्ट्राइक है, वहां पर मेट्रो सर्विस अवेलेबल नहीं है, इन ड्राइव आपको अवेलेबल नहीं। तो रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि चीज़ें जो होती हैं वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं होती। तो हम जो हमारा लर्निंग का पाथ है, जिसके अंदर हम रिफ्लेक्स एजेंट से हमने स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने सर्च प्रॉब्लम्स देख लिए थे। तो सर्च प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया है कि ये डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, इससे आप एक स्टेट से अगली स्टेट पे ही जा सकते हैं। अब ये अनडिटर्मिनिस्टिक को हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन है मार्कअप डिसीजन प्रोसेसेस। मार्कअप डिसीजन प्रोसेसेस क्या है? मार्कअप एक रशियन मैथमेटिशियन का नाम है और उसी ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। मार्कअप चेन का नाम आपने सुना होगा, स्टैटिस्टिक के अंदर आपने शायद या प्रोबेबिलिटी में पढ़ा भी होगा। काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है, 1950s का कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इस अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए। मार्कअप का जो पार्ट है यहाँ पर, मार्कअप का मतलब क्या है? मार्कअप मैंने बताया कि मैथमेटिशियन का नाम है, लेकिन यहाँ इससे मुराद ये है कि आपकी जो फ्यूचर की जो स्टेट है वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है कि आपकी करंट स्टेट क्या है और उसके एक्शन क्या है। और इससे पुरानी पास्ट इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होती। ये बिल्कुल सर्च प्रॉब्लम के ऑपोजिट है। सर्च प्रॉब्लम में हम ये देखते थे कि एक स्टेट
के पास जो है उसकी पिछली इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती थी। जब हम कॉस्ट को फाइंड आउट करते थे, तो हम या मिनिमम पाथ हम फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने देखा था कि एक स्टेट के पास उसकी पिछली इंफॉर्मेशन सारी मौजूद होती थी कि अभी तक कितनी कॉस्ट, यहाँ तक पहुंचने में हमारे पास कितनी कॉस्ट आई है, और वो इंफॉर्मेशन सेव होती थी, पास्ट की इंफॉर्मेशन। तो मार्कअप डिसीजन के अंदर ये पॉइंट याद रखने का है कि इसमें पास्ट की इंफॉर्मेशन सेव नहीं होती। आपकी जो फ्यूचर की स्टेट है कि फ्यूचर में हमने कहाँ जाना है, वो आपकी करंट स्टेट और करंट एक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। दूसरा पार्ट जो इसमें डिसीजन का पार्ट है, डिसीजन का पार्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम मार्कअप चेन की बात कर रहे हैं तो मार्कअप चेन प्योर सिमुलेशन है और उसके अंदर रैंडमली कोई भी डिसीजन निकल सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, मार्कअप चेन की तरह नहीं है, बल्कि यहाँ पर एजेंट है जो कि बेस्ट पॉसिबल एक्शन लेने की कोशिश करेगा, उसको डिसाइड करेगा। तो डिसीजन का एक पार्ट का मतलब ये है कि एजेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा एक्शन लेना है, कौन सा नहीं लेना। एंड देन लास्ट पार्ट है इसमें प्रोसेस का। तो प्रोसेस का मतलब ये है कि स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के अंदर चीजें होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास मार्कअप डिसीजन प्रोसेस की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, इसको शॉर्टकट में एमडीपी कहते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए कि किस तरीके से हम रियल वर्ल्ड के अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हम एमडीपी में मॉडल कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम वो फिर एमडीपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक डाइस गेम की एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक डाइस है और हमें पता है डाइस की 6 साइड्स होती हैं, 1 से लेके 6 तक उसमें नंबर्स होते हैं। अब ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। आप देखें, जब भी आप डाइस फेंकेंगे हमें नहीं पता, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि डाइस में कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, कुछ पता नहीं चलता। तो ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। पर गेम ये है, गेम के अंदर बहुत सारे राउंड्स हैं और उसमें आपके पास चॉइस है कि आप गेम में रहना चाहते हैं, यू वांट टू स्टे, या गेम से आप निकलना चाह रहे हैं, यू वांट टू क्विट। दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। हर बारी के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप गेम में रहना चाह रहे हैं या गेम से आप क्विट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप क्विट करते हैं तो आपको $10 मिल जाएंगे और गेम खत्म हो जाएगी। अगर आप स्टे करते हैं तो आपको $4 मिल जाएंगे और साथ ही डाइस को दोबारा फेंका जाएगा ताकि इस एक्शन की बेस पर अगली हम स्टेट को फाइंड आउट कर सकें। डाइस में मैंने बताया कोई भी नंबर आ सकता है। अगर डाइस में 1 और 2 आ गया तो आप यही $4 लेकर वापस चले जाएंगे और गेम एंड हो जाएगी। लेकिन अगर 1 2 नहीं आया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 आ गया, तो गेम कंटिन्यू रहेगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप गेम में स्टे करना चाह रहे हैं, ये क्विट करना चाह रहे हैं। क्विट करेंगे $10 मिल जाएंगे, खेलते रहेंगे तो $4 आपको मिलते जाएंगे। अगर आपका 1 और 2 नहीं आ रहा, अगर 1 2 आया तब भी गेम खत्म हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये नजर आ रहा है कि गेम खेलते साथ ही बाहर निकल जाएं, $10 मिल जाएंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खेलते रहें, हो सकता है आप लकी हो तो आप $4 हर बारी में जीतते जाएं और $10 से आप ज्यादा भी जो है वो गेट कर सकते हैं। अब आपके पास ये एक गेम आ गई, या एक सिचुएशन आ गई, एक प्रॉब्लम आ गया। अब इसको हमने इसकी मॉडलिंग करनी है यूजिंग मार्कअप डिसीजन प्रोसेस। तो मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के अंदर हम इसकी मॉडलिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको बता दूं कि मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के अंदर होता क्या है। इसके अंदर भी स्टेट्स हैं, ठीक है ना। हमारे पास स्टेट्स हैं, जैसे कि हमने जब हम सर्च प्रॉब्लम्स कर रहे थे तो वहां पे भी हमने देखा था कि सर्च प्रॉब्लम को भी हम स्टेट्स की मदद से ही रिप्रेजेंट करते थे। तो मार्कअप डिसीजन प्रोसेस की भी जब मॉडलिंग हमने करनी होगी तो उसके अंदर हम स्टेट्स ही बनाएंगे और उनमें से एक स्टेट जो होगी हमारी स्टार्ट स्टेट होगी, एक हमारे पास एंड स्टेट होगी। स्टार्ट स्टेट से हम स्टार्ट करेंगे, एंड स्टेट को हम चेक करते जाएंगे साथ साथ के एंड स्टेट आ तो नहीं गई। और फिर हमारे पास सीरीज ऑफ एक्शंस होंगे जो कि हम एक स्टेट से अगली स्टेट पे कैसे जा सकते हैं। जब हम कोई एक्शन लेंगे तो हम एक स्टेट से अगली स्टेट पे जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो कि हम सर्च प्रॉब्लम में भी पढ़ चुके हैं कि सेट ऑफ स्टेट्स हैं, स्टार्ट स्टेट है, एंड स्टेट है और एक्शंस हैं। तो ये हमारे पास गेम है। इस गेम को अब हमने इसके लिए मार्कअप डिसीजन प्रोसेस के मुताबिक मॉडलिंग करनी है। तो मॉडलिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसके अंदर स्टेट्स बना देते हैं। स्टेट्स ऐसे बनाएंगे, सब गेम को हमने पहली जो स्टेट है वो है कि गेम का स्टार्ट हो, गेम के अंदर हम आ रहे हैं, तो इन स्टेट है सबसे पहली। और इसके अलावा जो दूसरी स्टेट है यहाँ पर वो एंड स्टेट है। तो इन हमारी स्टार्ट स्टेट हो गई जहां से हमने गेम को स्टार्ट किया।
एंड हमारी वो स्टेट है जब हमने गेम को खत्म कर दिया। अब इन से एंड तक हम कैसे पहुंचेंगे? तो बीच में यहां पर आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं चांस स्टेट्स। ये स्टेट्स नहीं है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हम किस वक्त एंड करेंगे, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि सर्च प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक स्टेट्स होती थी, एक स्टेट के बाद दूसरी आएगी ही आएगी। यहां पर हमें नहीं पता कि इनके बाद एंड कैसे होगा, क्योंकि इतनी बीच में अनसर्टेनिटी है और वो बेस भी कर रहा है डाइस पे। अगर 1-2 आ गया तो एंड हो जाएगा, अगर नहीं आया तो एंड नहीं होगा। अगर कोई क्विट कर लेगा तो एंड होगा, नहीं क्विट करेगा तो खेलता रहेगा। कब तक खेलता रहेगा कुछ पता नहीं है। तो ये अनडिटर्मिनिस्टिक है, स्टैटिस्टिक है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए हम चांस स्टेट्स बनाते हैं। चांस है कि ये स्टेट आ जाए, चांस है कि ना आए, तो इसलिए इसको कहते हैं चांस स्टेट। आप देख रहे हैं कि डैश लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। रिप्रेजेंट कैसे किया गया है? इन स्टेट, जो हमारी स्टार्ट स्टेट है, गेम का स्टार्ट हुआ, गेम के स्टार्ट होते साथ ही हमारे पास दो एक्शंस हैं। या तो हम स्टे कर सकते हैं, गेम खेलते रहेंगे, या हम क्विट कर सकते हैं। आप एरोस के ऊपर देख रहे हैं ये एक्शंस लिखे हुए हैं, एक स्टे एक्शन है और एक क्विट एक्शन है। अब आपने, अगर आप स्टे करते हैं तो आप पहली चांस स्टेट पे आ गए हैं। इसमें स्टेट का नाम लिखा हुआ है इन, और कॉमा एक्शन का नाम लिखा हुआ है कि इन स्टेट से अगर हम स्टे एक्शन लें तो हम इस चांस स्टेट में आ सकते हैं, और यहां से फिर हम एंड की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह इन स्टेट से अगर हम क्विट का एक्शन लें तब भी हम एंड की तरफ जा सकते हैं। तो यहां पे तो और कोई ऑप्शन नहीं है। इन में आपने क्विट एक्शन लिया तो आप इन क्विट से एंड की तरफ जा रहे हैं। यहां पर आपको मिलेगा क्या? आपको $10 मिल जाएंगे, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। मतलब ये कि खामखा मिलेंगे। एक तरह से प्रोबेबिलिस्टिकली हमने इसको डिटर्मिनिस्टिक बना दिया है, यानी कि अगर हम क्विट का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो $10 तो मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है जी, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरी तरफ आते हैं कि इनसे अगर हम स्टे करते हैं तो स्टे में हमें ये होगा कि हम डाइस रोल किया जाएगा। डाइस रोल में अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो 1-2 आ रहा है या बाकी 4 नंबर्स आ रहे हैं। तो हमारे पास समझ लें कि 3 सेट्स बन गए। एक 1-2 का बना लिया, दूसरा हमने 3-4 का बना लिया, और तीसरा हमने 5-6 का बना लिया। तो 3 सेट्स बन गए। अब अगर 1-2 वाला सेट आ रहा है तो 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी है। टोटल 3 सेट्स बनाए हैं हमने, और 1-2 वाला पहला सेट आ रहा है, तो इसका मतलब है गेम खत्म हो जाएगी, हमें गेम से क्विट करना पड़ेगा, और मिले जो $4 थे वही लेकर आप घर वापस जाएंगे। तो इसकी 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि हम इन स्टेट रहते हुए डाइस में 1-2 आ गया है, जिसकी वजह से हम गेम से बाहर निकल गए। अगर 1-2 नहीं आ रहा, 3-4 आ रहा है या 5-6 आ रहा है, तो दो ऐसे सेट्स हमने बनाए हैं। 2/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है जिसमें हम वापस इस गेम के अंदर ही रहेंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी जो जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है उसका एक ग्राफ बना लेना। यहां पर कुछ चीजें नई भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि स्टेट्स तो सर्च प्रॉब्लम में भी थी, यहां पर भी हैं। स्टार्ट स्टेट जो स्टेट्स के ही सेट में से एक स्टेट होगी, वो सर्च प्रॉब्लम में भी थी, यहां पर भी है। एंड स्टेट, वो भी स्टेट्स के अंदर ही एक स्टेट होगी, जहां जिसको हम चेक करते रहे कि एंड स्टेट आ तो नहीं गई कहीं, तो ये भी सर्च में भी थी, यहां पर भी है। कुछ नई चीजें हैं जो एमडीपी को सर्च प्रॉब्लम से डिफरेंट बना रही हैं। वो क्या चीजें हैं? वहां पर हमारे पास होता था सक्सेसर फंक्शन, जहां पे हम एक स्टेट में एक एक्शन परफॉर्म करते थे तो हम अगली स्टेट पे चले जाते थे। एस प्राइम पे हम जाते थे सक्सेसर फंक्शन को यूज करते हुए, करंट स्टेट और उसके एक्शन को परफॉर्म करके हम उसकी सक्सेसर स्टेट पे चले जाते थे। यहां पर उसकी जगह पर आ गया है प्रोबेबिलिटी, और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी टी के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर आप एक स्टेट एस से कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं ए, और आप एस प्राइम पे आ जाते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना? आपने एक एक्शन लिया और उस एक्शन, एक स्टेट एस में आपने एक्शन लिया ए, तो उससे आप एस प्राइम पे पहुंच गए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये प्रोबेबिलिटी ही है जो कि अनसर्टेनिटी को कवर करेगी। मिसाल के तौर पर हम हैं इन स्टेट में और हमने क्विट का एक्शन लिया,
तो हम एंड स्टेट पर पहुंच जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। एस पे हमने एक्शन लिया ए और हम पहुंच गए एस प्राइम पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी टी से रिप्रेजेंट की जाती है, विच इज टी। इन दिस केस इज 1। एस से हमने एक एक्शन लिया स्टे ए और हम पहुंच गए एस प्राइम पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी रिप्रेजेंट किया जाएगा टी से। ठीक है, तो आप एक पूरा टेबल बना सकते हैं कि आप इन स्टेट पर हैं और आप क्विट कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं एंड स्टेट पर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। आप इन स्टेट में हैं, स्टे एक्शन ले रहे हैं और वापस इन पे ही आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। और आप इन स्टेट में हैं और एंड स्टेट पर आ रहे हैं, एक्शन आपने लिया है स्टे का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। याद रखें क्योंकि प्रोबेबिलिटीज हैं, इसलिए इन सब का जो सम है वो 1 आना चाहिए। इस केस में तो ये 1 ही है, और यहां पर भी इन दोनों को भी आप ऐड कर लें तो ये भी 1 ही आएगा। तो यहां पर हमारे पास जो चेंज आ रहा है सर्च प्रॉब्लम में, वो सक्सेसर फंक्शन की जगह पर यहां पर अब ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन आ गया है, जिसमें हम एक स्टेट से कोई एक्शन लेते हैं और नई स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जैसे कि यहाँ पे 2/3 है, यहाँ 1/3 है, यहाँ 1 है, तो ये एक चीज चेंज हो गई है, नई चीज आ गई है एमडीपी में, जो कि सर्च प्रॉब्लम में नहीं थी। दूसरी चीज यहाँ पे रिवॉर्ड आ गया है कि अगर आप एक स्टेट एस से कोई एक्शन लेते हैं ए और नई स्टेट एस प्राइम पे आ जाते हैं, तो आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ एक स्टेट पर एस पर हैं, एक्शन ए हमने लिया है स्टे का और हम एस प्राइम पे पहुंच गए हैं, तो रिवॉर्ड कितना मिला है हमें? $4 मिला है। एक स्टेट एस में हम थे, एक्शन हमने ए क्विट लिया है, तो रिवॉर्ड हमें कितना मिला है? वो $10 का मिला है। याद है जब हम सर्च प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे तो वहां हम कॉस्ट को मेंशन करते थे, तो यहां पर एक और डिफरेंस आ गया सर्च प्रॉब्लम और एमडीपी का। हम पैरेलल में दोनों को देख रहे हैं कि वहां पर सर्च प्रॉब्लम में कॉस्ट होती थी कि एस से लेकर अगर हम एक्शन ए परफॉर्म करेंगे तो उस पर कॉस्ट कितनी आएगी, लेकिन यहां पर हमें रिवॉर्ड का पता चल रहा है। तो एस से अगर हम एक्शन ए लेते हैं और एस प्राइम पर पहुंचते हैं, तो उसका रिवॉर्ड हमें कितना मिलेगा, हमें फायदा कितना मिलेगा। ये याद रखें कि कॉस्ट को हमेशा हम कोशिश करते हैं कि वो कम से कम हो, और रिवॉर्ड जो है वो हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा हो, तो इसलिए इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आप कॉस्ट को रिवॉर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन माइनस बन जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें ये एमटीपी और इसके टेबल्स और मैट्रिक्स बनाने की समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास एक आज का वेदर दिया हुआ है और वेदर प्रेडिक्शन हमने करनी है। अब वेदर जो है वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। मिसाल के तौर पे आज अगर सनी वेदर है तो कल हम नहीं कह सकते कि कल भी सनी होगा और परसों रेन होगी, इस तरह हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर भी जो आपके सर्च प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हम नहीं यूज कर सकते, सर्च प्रॉब्लम इसका नहीं बना सकते। इसके लिए हमें एमडीपी बनाना पड़ेगा क्योंकि चीजें जो हैं वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। तो आज का वेदर है, अब आज के वेदर में हो सकता है आज सनी वेदर हो या आज बादल हो या आज बारिश हो रही हो। अब इसकी कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज मेंशन है कि आज सनी होने की 0.3 प्रोबेबिलिटी है इसकी, और आज बादल होने की 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि शायद बादल हो आज, या आज बारिश होने की 0.2 प्रोबेबिलिटी है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिंपल एक टेबल बना लेना है। या आज के वेदर की का टेबल बन गया कि 0.3 प्रोबेबिलिटी है सनी होने की, 0.5 क्लाउडी होने की और 0.2 रेनी होने की। एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से कोई फिगर दी जा सकती है और आपका काम यह होगा कि आपने उसका टेबल बनाना है। ये तो आज का वेदर हो गया। अब हम आज से आगे चलते हैं, अब हम देखना चाहते हैं कल क्या वेदर होगा। तो कल के क्या चांस है, आज अगर सनी है और कल क्लाउडी है, तो सनी से क्लाउडी में जो ट्रांजिशन हो रही है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने अभी टी फंक्शन आपको बताया उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। या आज सनी है और कल भी सनी रहेगा तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। या आज सनी है और कल रेनी होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है,
0.1। तो ये सारा डेटा गिवन होगा आपको, इसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ इस डेटा से ये टेबल बना देना है। आपने लिखना है सनी है तो सनी से सनी 0.6 है, और सनी से रेनी 0.1 है, और सनी से क्लाउडी 0.3 है। तो इस तरह का अगर आपको कोई पिक्चर मिल जाती है तो उससे आपने टेबल बना देना है। अब उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल क्लाउडी को ले लेते हैं, और क्लाउडी से हम देखना चाह रहे हैं कि आज क्लाउडी है तो कल क्या होगा। याद रखें ये मार्कov डिसीजन प्रोसेस है, इसमें हमें पास्ट डेटा का नहीं हमने देखना कि कल क्या था और परसों क्या था, हम प्रेजेंट को देखेंगे और फ्यूचर को उसी के हिसाब से प्रिडिक्ट करेंगे। आज का हमने देखना है, आज जो है वो क्लाउडी है, कल क्या था ये हमें नहीं पता, आज क्लाउडी है लेकिन कल क्या होगा ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आज क्लाउडी है तो अगर कल भी क्लाउडी होगा तो उसकी 0.5 प्रोबेबिलिटी है, या आज क्लाउडी है और कल जो है वो रेनी होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एरोस आप देख रहे हैं, डायरेक्शंस बनी हुई हैं, तो 0.3 है इसकी प्रोबेबिलिटी, और आज क्लाउडी है कल जो है सनी होगा तो ये 0.2 इसकी प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके से आप इसको भी टेबल में लिख सकते हैं कि क्लाउडी से सनी 0.2 है, क्लाउडी से क्लाउडी 0.5 है, और क्लाउडी से रेनी जो है वो 0.3 है। इसी तरह रेनी के भी यही चक्कर है, रेनी से रेनी 0.5 है, रेनी से सनी ये 0.1 है, एंड रेनी से क्लाउडी 0.4 है। याद रखें इनका सम 1 के इक्वल आना चाहिए। अगर 1 के इक्वल आ रहा है फिर तो ठीक आपने टेबल बनाया है, और अगर 1 के इक्वल नहीं आ रहा तो फिर आपके टेबल के अंदर कुछ गड़बड़ है।